नमस्कार साथियों। हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं आज से। सभी लोग, मैं और आप साथ मिल के इस यात्रा में एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसको कैसे कवर करना है, पहले हम नोट्स को कॉन्सेप्ट के द्वारा समझेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसके माध्यम से इसको देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को दो रूपों में देखा जा सकता है। एक, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम और दूसरा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक? 1773 से 1753 तक। और 1773 से 1853। उसके बाद 1858 से 1947 तक जो है ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन जो अधिनियम पारित हुए थे, क्या क्या उसके प्रावधान किए गए थे, उसको देखेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसे केवल गवर्नर कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद उस गवर्नर शब्द को बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। वारेन हेस्टिंग्स जो थे वह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। फिर देखिए, सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण करना था। यानी बंगाल और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी सभी मामलों में नहीं, कुछ मामलों में, जैसे विदेश मामले आदि जो गंभीर मामले थे उसमें इसको, ये जो बंगाल के गवर्नर थे इन्हीं के अधीन रहना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में जो है 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट बनी। कहाँ पे? कलकत्ता में। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वह एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे, इसमें नहीं दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, एलिजा इम्पे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आप 3 चीजें ध्यान में रख सकते हैं। एक, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि वारेन हेस्टिंग्स पहले थे। दूसरा क्या किया गया था? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। और तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज जो किया गया था वह कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह 3 चीजें जो हैं मुख्य रूप से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। यानी राजनीतिक कार्य अलग होंगे और व्यापारिक कार्य अब अलग होंगे, अलग अलग लोग देखेंगे, इस टाइप का कुछ। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो 1784 के अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। आगे देखते हैं। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया। यानी जो 1786 का अधिनियम है उसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने निर्णय को निरस्त कर सकता है या लागू करने का अधिकार दिया गया।
गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई? 1786 अधिनियम के तहत। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए और 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए कि 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो 1793 एक्ट के तहत। और वही पूछता है कि कंपनी का चीन और चाय, अभी आगे आएगा, चीन एवं चाय के अलावा सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और केवल इसे 20 वर्ष तक बढ़ाया गया। किस एक्ट के तहत? तो वह है 1813 का एक्ट। देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा और यह 20 वर्ष तक के लिए किया गया था। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, बंगाल का गवर्नर पहले गवर्नर से गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बना था? तो 1773 के तहत। फिर वह बंगाल के गवर्नर जनरल से संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो 1833 के एक्ट के तहत। और ऐसे बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बेंटिक थे, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और बंगाल का गवर्नर जनरल पहले कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना था। ठीक है। इस चार्टर एक्ट की धारा इतने यानी 87 के द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। यह जो है कि कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारतीयों के लिए सरकारी सेवाओं में कुछ हिस्सा लेना किस अधिनियम के द्वारा संभव बनाया गया था? चूंकि धर्म, जन्मस्थान, वंश के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था, इसलिए 1833 के अधिनियम के तहत ऐसा माना जाता है कि भारतीयों को कुछ हिस्सा लेना सरकारी नौकरियों में संभव बनाया गया था। आगे देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना 1833 के तहत। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, यानी जो चाय और चीन वाला था वो भी 33 के तहत समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। फिर गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। तो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य को किस अधिनियम के तहत सम्मिलित किया गया? तो 1833 के तहत। और उसका नाम क्या था? मैकाले था। इसकी शिक्षा नीति बहुत समय तक भारत में चलती थी, आज भी कुछ अंश उसी का चल रहा है। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न है, यानी प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनसे हम रूबरू होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसकी अगली क्लास में अगले टॉपिक तक जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।